हेलो फ्रेंड्स। टाइम फिर से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। एक्चुअली कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि मैंने प्रोफेसर डी.एन. झा और प्रोफेसर शिमाली की बुक्स तो पढ़ी नहीं। बात सही थी। और फिर मैंने सोचा कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है मेडिवल इंडिया के, ठीक है फ़ारसी तो नहीं आती पर ट्रांसलेशंस तो अवेलेबल हैं। तो फिर बर्नी का, फरिश्ता का, ये लोगों ने जो कुछ भी लिखी थी उनकी ट्रांसलेशंस एक तो राजकमल ने छापी हैं और कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने छापी हैं। तो एक जो हमारा बेस बन रहा था अनटचेबिलिटी को स्टडी करने का, एंशिएंट के जो इतिहासकारों के जो झूठ कहना चाहिए या कम समझ कहना चाहिए उसके बेस पे, और मिडिवल इंडिया में जो एट्रोसिटीज़ हुई रूलर्स ने जो कुछ किया, तो दैट फिर ब्रिटिश में आकर के वो पीक पे पहुंच जाता है जहाँ से हम सही मायने में कहेंगे कि अनटचेबिलिटी हुई। तो फिर से जो है हम लोग बात करेंगे पहले एंशिएंट की और मिडिवल की। ये डी.एन. झा जो हैं, अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ है उनका, बहुत बड़ा नाम रहा है इस हिस्ट्री में। क्या लिखते हैं वो? उनकी किताब है ये एंशिएंट इंडिया इट्स हिस्टोरिकल आउटलाइन, और हिंदी में है प्राचीन भारत एक रूपरेखा। सेम ही है करीब करीब। ये विंसेंट स्मिथ की तरफ से बात करते हैं कि उसके हृदय में मिल की अपेक्षा भारत के प्रति कम कटुता थी। और वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था कि भारत में निरंकुश तानाशाही शासन की एक लंबी परंपरा थी और अंग्रेज़ों ने उस परंपरा को समाप्त किया। ये मिल जो है ये एक हेट कैंपेन कह सकते हो शुरू किया जिसने, और ब्रिटिश हिस्टोरियन का भी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी काफ़ी मतलब वो उनसे माना जाता था उनको। यहाँ तक कि ये जो लंदन में एक हेलबेरी कॉलेज था, तो जो सिविल सर्वेंट्स जिनकी पोस्टिंग होती थी इंडिया में, उनको यहाँ के कल्चर के बारे में जो है एथनोग्राफिक ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसमें जो मिल्स की राइटिंग्स हैं और सारा जो बायस जो आता था अगेंस्ट इंडिया ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स में, वो उसकी ही मेहरबानी थी। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि वी आर डीलिंग विद एन इंस्टीट्यूशन द ओरिजिन ऑफ विच it has been lost somewhere in the past, so we can just argue about it. जो संस्थाएं होती हैं, जो सामाजिक नियम होते हैं, उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, और बिना भौतिक रूप के हम उनके उद्भव और उद्विकास की बात नहीं कर सकते। जैसे हम लोग शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री में हम शुरू करते हैं लोअर पैलियोलिथिक से, निम्न पुरा पाषाण काल से। विश्व में जो है अफ्रीका में कहो तो उसकी शुरुआत होती है करीब 20 लाख साल पहले। अगर आज से 10 साल पहले हम बात करें तो हम शुरुआत करते हैं उसकी 10 लाख साल पहले। 2011 में शर्मा सेंटर है एक चेन्नई में, उनमें प्रोफेसर शांति पप्पू हैं। उन्होंने नेचर में पब्लिश किया था अपने रिसर्च को कि जो सबसे पुराने प्रमाण जो थे वो करीब 15,10,000 साल पुराने हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि भारत में लोअर पैलियोलिथिक उतना पुराना है? पहले वो उतना पुराना था, अब इतना पुराना हो गया।
तो हम ये कहते हैं कि भारत में लोअर पैलेसिक के जो आज तक जितने भी एविडेंसेस मिली हैं उनमें से सबसे पुरानी जो है वो 1.51 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये नहीं कि लोअर पैलेसिक शुरू ही यहीं से होता है। प्री हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं कि स्टेज इन द कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ मैन ऑफ विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। मानव के सांस्कृतिक उद्विकास का वो समय जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या निकाल लिया जाता है कि राइटिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। आप चाहें तो निकाल लें। साइंटिफिक तरीका यही होता है कहने का कि उसकी एविडेंसेस नहीं है। और यही हमारे हिस्टोरियंस जो हैं सबसे बड़ी गलती करते रहे। ऐसा लगता है हिस्ट्री में लगता है क्या मतलब भाई? सारे हिस्टोरियंस एंशिएंट इंडिया के कम से कम जो मैंने पढ़े हैं और बहुत सारे वैसे भी बाहर के भी पढ़े हैं मैंने। जैसे जे.डी.एन. झा लिखते हैं कि जो 19वीं सेंचुरी में जो है जो राष्ट्रवाद जो आया, उन्होंने कहा जाने लगा कि वेदों में हिंदू धर्म के सर्वोत्तम स्वरूप को निरूपित किया गया है। वेदों को संपूर्ण ज्ञान और विवेक सम्मत चिंतन का भंडार मान लिया गया तथा यह प्रचार किया गया कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों की जगह की जानकारी पहले भी थी। इसका फल यह हुआ कि राष्ट्रवादी नेताओं और इतिहासकारों की कल्पना को आर्य जाति के मिथक ने आक्रांत कर लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में लिखना है तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो अनुवाद अंग्रेज़ों ने किए हम उन्हीं के भरोसे चल कर के लिखते रहते हैं। अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं चलो ना पढ़ो संस्कृत, लेकिन आजकल जो ज़माना है आपका, जो यूट्यूब का ज़माना है, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी सारी बातों के इतने सारे सोर्सेज हैं। प्रोफेसर C.K. राजू की वीडियोस हैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, प्रोफेसर मिस्टर राजवेदम की वीडियोस हैं। अब खाली सिर्फ गूगल में डालिए और पता लग जाएगा। जैसे ये लोग जो हैं सभी के सभी के 1500 BC के आसपास जो है वो यहाँ पे आते हैं और 1500 BC के आसपास ही वेदों की रचना होती है। और फिर वो कहते हैं सेमी नोमैडिक थे। दुनिया का कौन सा सेमी नोमैडिक कल्चर है जिसके पास अपनी स्क्रिप्ट होती है? दुनिया में ऐसा कौन सा कल्चर है एज ए होल सिविलाइज्ड वर्ल्ड में भी जिसकी कि इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है? जो पाणिनि का जो है जो ग्रामर है, कह सकते हो कि इंग्लिश उसके बराबर टिकती है कहीं? ऐसा है कि जिस लैंग्वेज में जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे उसकी जो स्किल्स हैं वो उतनी ही एक्यूरेट होंगी समझने के लिए। अब इंग्लिश में तो 26 हैं, संस्कृत में डबल हैं उससे, हिंदी में 4 कम कर लो। तो इसलिए ये कह देना कि राष्ट्रवादियों ने ये कह दिया कि ये तो पहले भी थे। अब इतिहासकार सेतु समुद्रम को नहीं मानते थे पहले, क्या आप भी नहीं मानते? सरस्वती पे जो बात हो रही है क्या वो नहीं होनी चाहिए? द्वारका जो कपोल कल्पना थी, क्या विचार है उसका? A.L. बाशम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था
देयर आर सेवरल मिथ्स इन आवर हिस्ट्री। और इस लाइन को पकड़ के बैठ जाते हैं हिस्टोरियंस, लेकिन उसकी दूसरी लाइन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड देयर आर सेवरल हिस्ट्रीज इन आवर मिथ्स। जो मिथ्स हैं हमारी, अगर उनकी टोह लेने लगे हम तो बहुत कुछ हमें जो है ऐतिहासिक प्रमाण जो है मिल सकते हैं। तो जिस तरह से हिंदूवादी, अब डी.एन. झा जो हैं वो मॉडर्न इंडिया के तो हैं नहीं, पर वो इंट्रो में क्या लिख रहे हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने हिंदू पुनर्जागरण के प्रमुख पुरोधा सावरकर के विचारों को नए ढंग से फैलाना शुरू किया। सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया और संपूर्ण राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू जाति का सैन्यकरण करने का खतरनाक नारा दिया। उनकी प्रेरणा के आधार पर नागपुर में 1925 में केडी नहीं है यार, केबी होना चाहिए, हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक घोर सांप्रदायिक और फासिस्ट संस्था की स्थापना की। अब मुझे नहीं पता कि झा जी को संघ की कितनी जानकारी थी, लेकिन उनकी ये जानकारी मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ कि सावरकर की वजह से आरएसएस आया, गांधी जी की वजह से क्यों नहीं आया भाई? आपके जो पूज्य बापू थे, हर कदम पे जो है बहुत सारे हिंदू आज भी फील करते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को इंसल्ट किया है। आरएसएस की जो स्थापना है जो 1925 में हुई थी, उससे 4 साल 5 साल पहले ही तो हुआ था वो आपका खिलाफत। अब खिलाफत का हिंदुस्तान से क्या लेना देना था? गांधी जी अड़ गए। भाई हम दूसरे की मदद तो तब करें अगर हमें हमारी समस्याएं ना हो किसी तरह की। खिलाफत ख़त्म हो गया, उसके बाद जो मोपला रिवोल्ट हुआ, अंग्रेज़ों का ये कहना है कि करीब 40,000 हिंदू मारे गए और 30,000 क्रिश्चियन, और 1 लाख से ज़्यादा जो है उनको कन्वर्ट किया गया। और गांधी जी ने लिखा कि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म के अनुसार उनको जो आदेश था वही किया। इससे ज़्यादा कुतर्क तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, एनी बेसेंट का जो आर्टिकल है पढ़ लीजिए, उसको गूगल में डालिए, सब कुछ मिलता है आजकल। तो उसका रिएक्शन नहीं होगा क्या? तस्वीर के दोनों पहलू सामने रख के तब सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो लिखा जाता है, कहा जाता है कि वो शासक की नज़र से लिखा जाता है। नेहरू गांधी परिवार जो चाहेगा वो लिखा जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं इस तरह से इतिहास की, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो कास्ट और अनटचेबिलिटी के बारे में है। ये पोस्ट वैदिक के बारे में ये लिखते हैं आर्य शर्मा कि जातियों के बहुविध होने से वर्ण व्यवस्था ढीली पड़ गई। बाद में गुर्जर भी राजपूत के रूप में इसमें शामिल हो गए। राजपूत नाम की कोई कास्ट नहीं होती, राजपूत शब्द भी प्रचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता उस वक्त। जंगलों में रहने वाली पिछड़ी जातियों को स्थिर वर्ण समाज में आत्मसात कर लिया गया, जिससे शूद्रों और शूद्रों की संख्या बढ़ गई। जंगल में रहने वालों को कैसे करेंगे आत्मसात भाई? आज तक वो आत्मसात ना हुए। हमारी जो आधी ट्राइब्स की जनसंख्या जो जंगलों में रहती है, उसको तो आप अपने साथ मिला नहीं सके। 3000 साल पहले मिला लिया आपने। समाज की जानकारी इतिहास के लिए भी कितनी ज़रूरी है, ये समझ में आना चाहिए। सेमी नोमैडिक थे, पंजाब में आए 1500 साल पहले और आते ही ऋग्वेद की रचना कर दी। वाह, रट के आए थे पहले से।
और फिर ये कहा जाता है कि हमारी श्रुति परंपरा थी, मतलब हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। ये भी गलत है। एक्चुअली जितने भी श्लोक होते हैं उनका जो उच्चारण है, जो उनकी जो लय है, वो बहुत ज़रूरी है उसका असर होने के लिए। तो इसलिए गुरु जी से सुनना, बार बार सुनना, वो परंपरा थी। अदरवाइज आप देखिए जो राजसूय अश्वमेध यज्ञ होते थे तो लिखना तो होता था ना, क्या उसके बिना ही हो जाता था? तो श्रुति और स्मृति जो है, इसकी व्याख्या आप कर लीजिए अपने तरीके से। ये पूरी किताब जो है एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ली क्योंकि रेफरेंसेस इन्होंने नहीं दी, और हर जगह पे ऐसा लगता है ऐसा हम कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो वो बिना प्रमाण के हो जाती है। लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत चौंकाने वाला है। सारी चीज़ें छोड़ करके मैं सिर्फ लास्ट का जो पैरा है, इस लिटरली शॉकिंग। ये हिस्टोरियन लिख रहा है क्या? There is no doubt that ancient Indians made remarkable progress in a variety of fields. सही है, but these advances should not be blown out of proportions. क्यों भाई, क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए अपनी उपलब्धियों पे? They cannot enable us to compete with the knowledge systems and science and technology of modern times. इससे रिडिकुलस कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जो कंपैरिजन होता है वो टाइम और स्पेस के हिसाब से होता है। कंपैरिजन आप करेंगे उस टाइम की अपनी सोसाइटी का यूरोपियन या अमेरिकन या ब्रिटिश सोसाइटी के साथ। कैसे करेंगे कंपैरिजन? वो तो आप करेंगे नहीं। मतलब हमारे ही इतिहासकार जो हैं वही हम लोगों को ये उपदेश देना चाहते हैं कि गर्व की कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्व करेंगे तो फिर हम हिंदूवादी हो जाएंगे। जबकि झा जी खुद मैथिली ब्राह्मण हैं और मोस्टली हिस्टोरियंस ब्राह्मण ही रहे हैं, मिडेवल इंडिया के हिस्टोरियंस को छोड़ दो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बीच में आती है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, है ना। अंग्रेज़ों ने हमें सुशिक्षित बनाया, अंग्रेज़ों ने हमें सभ्य बनाया। आप जानते हैं ना इस बात को कि हमारे यहाँ तो शुरू से ही शौच के बाद जब लौट के आते हैं तो नहाने की परंपरा थी, चाहे नदी में, चाहे झरने में, चाहे तालाब में, कहीं भी। स्त्रियाँ भी जहाँ कपड़े धोने जाती थी वहाँ स्नान करती थी। पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में आपको जान के हैरानी होगी कि 17वीं सेंचुरी तक नहाने की ट्रेडिशन ही नहीं थी। हाथ भी कभी कभी धोए जाते थे। ये एक आर्टिकल जो है अभी छपा मॉर्निंग स्टैंडर्ड में। मॉर्निंग स्टैंडर्ड जो है एक्चुअली जो हिंदूवादी हैं इसको कम्युनिस्ट कहते हैं, पर मुझे तो कई काम की चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का पैरेलल है साउथ में, आप ये कह सकते हो। उससे अलग होकर के लोगों ने बनाया है। कुछ दिन पहले इसमें एक आर्टिकल छपा था जो किसी टाइम इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था कि कुतुब मीनार जो है वो और उसके आसपास के जो मंदिर जो हैं, जो उसके जितने भी भग्नावशेष हैं, वो सारे प्रमाणित करते हैं कि वो हिंदू रचना है करके। अभी जो है ये इन्होंने क्या बताया, जवाहर सरकार हैं लिखने वाले, इन्होंने बताया कि एक ऑस्ट्रियन सर्जन थे, उनका नाम था सेमेलेवीज। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सर्जन हैं उनको सर्जरी करने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। पता क्या असर हुआ? उनकी नौकरी चली गई। उनको
मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया और 47 ईयर्स की एज में डेथ हो गई उनकी। तो ये तो हाल है जो लोग हमें सिविलाइज करने चले थे। क्या लिखते हैं ये? In the 19th century, when Britain was busy civilizing India, London air was actually insufferable, foul, and just outrageously smelly. The Thames River belched of human waste all the time. In 1858, the very year when the Crown took India over from the East India Company, a national emergency called the Great Stink was declared, और जिसके बाद जो है टेम्स की सफाई शुरू हुई और फिर जो है लोगों ने थोड़ा बहुत जो है साफ सुथरा रहने की कोशिश की। तो ये तो हैं ये बड़े लोग जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, उससे पहले ठंड पड़ती थी, नहीं नहाते थे लोग। हम लोग भी बचपन में मतलब मौका मिलता था तो कट लेते थे, पर उनकी तो आदत थी। पूरी सर्दियां नहाने का मतलब नहीं, मई में नहाते थे। अक्सर शादियां जून में होती थी, तो मई में जब नहाए तो जून में शरीर से थोड़ी थोड़ी स्मेल तो आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो दुल्हन होती थी, और कपड़े भी थोड़ा गंदे होने शुरू हो जाते थे, तो दुल्हन को सफ़ेद चोगा पहनाया जाता था, गाउन पहनाया जाता था और उसके हाथ में फूलों का गुच्छा दिया जाता था ताकि उसकी जो बॉडी स्मेल है वो पता न लगे उसका। आज भी वही ट्रेडिशन चली आ रही है। कच्चे घर होते थे, जो 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 पालतू जानवर होते थे, कुत्ते या बिल्ली, घर के अंदर से रह नहीं सकते, ऊपर में फनूस के ऊपर उनको रख दिया जाता था। जब बारिश होती थी तेज तो जाहिर है वो नीचे कूदते थे। बहुत तेज बारिश हुई तो कहावत बन गई, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो वो लोग जो हैं वो हमें सभ्य बनाने चले थे और इसके बारे में हमारे हिस्टोरियंस को कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो वो लिखते हैं, nor can our ancient achievements cover up the social and economic disparities which we have inherited from the past. For example, the gross social injustice arising out of the caste system and patriarchy has stayed with us to this day. इस पूरी किताब में और सारे हिस्टोरियंस ने, जो यहाँ की NCERT वाले भी और दूसरी हैं, हर एक ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इंडिया में पैट्रियार्की थी। दुनिया में कहाँ नहीं थी भैया, पहले तो ये बताओ। इवन देवताओं में बारे में कहा गया है कि मोस्टली जो है वो मेल थे। और फीमेल गॉड्स के बारे में बाकी रिलीजन्स का भी बता दो भाई। कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। तो ये DN झा भी चले आ रहे हैं, डिस्पैरिटीज जो हैं वो 5000 साल से चली आ रही हैं हमारे सामने। ठीक है, स्पेशली द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। ये बात हम पहले कर चुके हैं और ये तो हमारा मेन मुद्दा है ही। शूद्रों के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी मैंने बाबा साहब की बात की, मैंने मनुस्मृति की बात की, मैंने NCERT से भी बहुत सारी जो हैं सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें करते लोग। वो रोमिला थापर और RS शर्मा कहते हैं कि उनकी भाषा संस्कृत जैसी थी। DN झा कहते हैं उनकी भाषा संस्कृत थी। आप किसको मानोगे? ठीक है, ऋग्वेद की भाषा आज की संस्कृत से थोड़ा अलग हो सकती है, होती रहती है, भाषाएं बदलती रहती हैं। और फिर तालमेल बिठा रहे हैं आप, ये जो मैक्स मुलर वगैरह ने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, मदर से माँ बना, वाह, समझ आता है आपको लॉजिक? बच्चा जो पहला शब्द बोलेगा वो माँ बोलेगा कि मदर बोलेगा? चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो।
हमारी जो है मोस्ट एडवांस्ड अर्लीस्ट लैंग्वेज है, अगर पुराने ज़माने की जो ग्रीक और हर्बू और इवन जो अर्लियर अरेबिक थी वो तो सारी ख़त्म हो चुकी। तो अर्लीस्ट लैंग्वेज कौन सी है? कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ नज़र आती है आपको? हम लोग तो इस कास्ट सिस्टम में एंशियंट इंडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि मिडिवल इंडिया में जो कुछ भी कहा गया, जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उसके बारे में जो है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि डायरेक्टली उसका हम पे हमारे डिस्कशन पे इतना ज़्यादा असर हो ना हो, लेकिन पॉवर्टी की वजह से, एट्रोसिटीज़ की वजह से, कन्वर्शंस की वजह से अनटचेबिलिटी पे असर तो पड़ता ही है। ठीक है, हिस्ट्री वाले जो है वो इधर उधर कर देंगे, पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका माइंडसेट साइंटिफिकली ओरिएंटेड नहीं है और अगर आप होलिस्टिक व्यू डेवलप नहीं कर सकते, अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की समझ नहीं है, तो आप हमेशा आधी तस्वीर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हम अगर मान लीजिए इन लोगों ने बात की विधवा के वो जल जाने के बारे में, खूब चर्चा की है, सती प्रथा के बारे में। आपके इब्न बतूता ने बहुत चर्चा की है, लेकिन जहाँ हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि लोग रोते पीटते हुए जाया करते थे, इब्न बतूता ने ऐसे कहीं नहीं लिखा। इब्न बतूता ने हमें बताया है कि बाकायदा फेस्टिवल मूड में जाया करते थे लोग, बाकायदा हंसी मजाक किया करते थे लोग। उसमें जो है किसी भी, हालांकि सब लोग तो करते भी नहीं थे ना, जो भी करते थे ये जो है उसमें जो सती हो रही है वो एक तरह से उसको गर्व होता था। और मिडिवल टाइम में तो खैर वो हमारे जितने भी अटैकर्स आए वेस्ट एशिया से, वो बड़े कारण से वो तो, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि जलने पे रोना चिल्लाना तो होना चाहिए, इब्न बतूता ने तो नहीं देखा। अब पता नहीं हमारे हिस्टोरियंस ने कहाँ से देख लिया। तो अभी जो है थोड़ा सी हम सिर्फ बात करेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में, और सोर्स जो है तुगलक कालीन भारत, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, और उससे पहले सुल्तान फिरोज़ तथा उसके उत्तराधिकारी। जो लिखा गया है सोर्सेज के साथ। बर्नी लिख रहा है फिरोज़ के बारे में। कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज़ शाह ने विजय प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिया कि मरे हुए बंगाली अश्वारोहों तथा पदातियों के सिर एकत्र किए जाएं। उसने आदेश दिया कि जो कोई एक बंगाली का सिर लाए उसे चांदी का 1 तनका दिया जाए। गणना पर पता चला कि 1,80,000 अभी तो इससे अधिक सिर लाए गए, इसलिए कि 7 कोस तक बुरी तरह पीछा किया गया था। तारीख़ फिरोज़शाही पार्ट 2, ज़ियाउद्दीन बर्नी। इसी तरह से लूट के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज़ जब थट्टा के आक्रमण के उपरांत दिल्ली लौटा तो वह अधिक संसार के बादशाहों के समान दिल्ली के आसपास सवार होकर जाता था तथा हर्बियों से युद्ध करता था। हर्बी मीन्स नॉन मुस्लिम। और लोग कहते हैं कि उनको है ज़बरदस्ती युद्ध में मारा जाता था।
उनका जो है वो एक तरह से रिलीजियस ड्यूटी थी। कई सारी बातें हैं जिनको मैं अवॉइड करूँगा। एक बड़ा ज़फ़रनामा में जो है तैमूर के बारे में लिखा है। उस दिन अमीर जहां शाह तथा अन्य अमीरों ने यह बात बादशाह तक पहुंचाई कि सिंध नदी के तट पर इस मंजिल तक लगभग 1 लाख मनुष्य हिंदू अग्नि पूजक तथा मूर्ति पूजक बंदी बनाए जा चुके हैं तथा विजयी सेना के शिविर में एकत्र हो चुके हैं। शाही आदेश हुआ कि लश्कर में जितने भी हिंदू हैं उन सब की हत्या कर दी जाए। जो कोई इस आदेश का पालन करने में विलंब करे उसकी भी हत्या कर दी जाए। शाही आदेश अनुसार कम से कम 1 लाख अधर्मी हिंदू जिहाद की तलवार द्वारा मार डाले गए। इनमें से नसीरुद्दीन उमर के दल के 15 हिंदू भी थे जिन्होंने कभी किसी भेड़ की भी हत्या नहीं की थी। पूरी की पूरी जो मिडिवल हिस्ट्री है वो मार काट और लूट की तो आप हद कर सकते हैं। शाही सेना के प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग 150 स्त्री पुरुष तथा बालक बंदी बनाए। साधारण से साधारण व्यक्ति को 20 दास प्राप्त हुए। जवाहरात, मोती, याकूत, हीरे, नाना प्रकार के वस्त्र तथा सोने चांदी के बर्तन और सुल्तान अलाउद्दीन के समय के जो तन के प्राप्त हुए उनका उल्लेख किया जाए तो उनमें से 1 भाग की भी जो कल्पना हो सकती है उससे 9 गुना अधिक उन्हें प्राप्त हुआ। उस दिन प्राचीन दिल्ली के सब लोग नष्ट कर दिए गए। वहाँ के निवासियों में से जो लोग शेष रहे उन्हें बंदी बना लिया गया। उनमें से कई हजार कलाकार थे। शाही आदेश हुआ कि कलाकारों को शहजादों, आगाओं और अमीरों में जो कि उपस्थित थे बांट दिया जाए। जो शहजादे तथा आगा अपने स्थान पर थे उनके लिए कलाकारों को उनके सेवकों को दे दिया जाए। साहिब किरान की यह आकांक्षा थी कि वे समरकंद में तराशे हुए पत्थरों की एक जामा मस्जिद का निर्माण कराएं। अतः उन्हें यह आदेश दिया कि पत्थर काटने वालों को शाही सेवा के लिए पृथक कर दिया जाए। मस्जिद वहाँ बनवानी है, लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोग इंडो इस्लामिक का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं यहाँ, तो वहाँ आर्किटेक्चर था कहाँ पर? वेस्ट एशिया में कहाँ था? समरकंद में कहाँ था? जहाँ जहाँ काबा वगैरह है 500 से ज़्यादा साल पुरानी जो हैं, कौन कौन सी बड़ी इमारतें आपको देखने को मिलती हैं जिससे हम इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं? करीब 50-55 साल पहले एक छोटी सी मैगज़ीन है सरिता, उसमें मैंने एक बच्चा था, छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, अब भी नहीं है वैसे, एक आर्टिकल पढ़ा था कि ताजमहल जो है वो राजा अनंगपाल का बनाया हुआ था। आप लोग शोध कीजिए, पता कीजिए जो बात मैंने 55 साल पहले पढ़ी थी वो सही थी या नहीं। अगली वीडियो थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, लेकिन इसी को जारी रखेंगे हम। धन्यवाद।